डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं अपना कमोडिटी एक्सपर्ट। हमेशा की तरह इस हफ्ते भी हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक खास कमोडिटी, और वो कमोडिटी है कौन? मक्का। जी हां, मक्का के कीमतों के अंदर में जो इस समय पर उछाल आ रहा है, क्या वो कंटिन्यू रहेगा या फिर दबाव आएगा? पोल्ट्री फार्म से या पोल्ट्री इंडस्ट्री से किस तरह की डिमांड निकल रही है और एथनॉल इंडस्ट्री किस तरीके से मक्का के प्राइसेस के अंदर में उबाल लेकर के आ रही है, इस पर हम बात करेंगे। और मक्का का भविष्य क्या कहता है, इस पर हम बात करेंगे। क्या मक्का के भाव 3200 से 3500 रुपए प्रति क्विंटल भी पहुंच सकते हैं? पहुंच सकते हैं तो कब तक पहुंच सकते हैं? क्योंकि जो खबरें निकल करके आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से, यूरोपियन यूनियन के अंदर में प्रोडक्शन कमजोर है और दूसरे जो अन्य देश हैं वहां पर भी प्रोडक्शन कम होने की खबरें निकल करके आ रही हैं। तो उसका असर भारतीय बाजार पर क्या पड़ेगा, आप किसानों की जेब पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम बात करेंगे। और आज स्टूडियो में हमारे साथ में खास पैनल इस पर चर्चा करने के लिए जुड़ा है। हमारे साथ में राहुल खत्री साहब हैं, आप पोल्ट्री फेडरेशन ऑफ इंडिया के ट्रेजरर हैं। आपका स्वागत है राहुल जी। और साथ ही राहुल चौहान हमारे साथ में, और साथ ही डॉक्टर शंकर लाल जाट हमारे साथ में इस समय पर स्टूडियो में मौजूद हैं। आप इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेज रिसर्च ICAR से हैं। आपका भी स्वागत है डॉक्टर साहब। चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले राहुल खत्री जी, आपसे मेरा सवाल, पोल्ट्री फेडरेशन को आप लीड कर रहे हो, ट्रेजरर हैं आप वहां पे। इस समय पर मेज की कीमतों के अंदर में एक उछाल है, एक तेजी। अब मेज के अंदर में एक तेजी आई है, उसकी वजह क्या आप मानते हैं? और पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर पे इसका कितना एक बर्डन, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका बोझ जो है वो पोल्ट्री इंडस्ट्री के ऊपर आप देख रहे हो, या आपको लगता है कि इसकी भरपाई जो है कहीं और से हो रही है? देखिए, मेज़ पोल्ट्री फीड का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। लगभग 60-70% तत्व मेज़ ही है पोल्ट्री फीड में जी। और मेज़ के कीमतों में जो उछाल आया है उसका बहुत बड़ा कारण इथेनॉल इंडस्ट्री में मेज़ का डाइवर्जन है। हाँ। जो मक्का इथेनॉल इंडस्ट्री ले रहा है, वह मक्का सारा का सारा पहले पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल किया जाता था, और अभी जाहिर सी बात है मक्का का उत्पाद उतना ही है, लेकिन कंजम्पशन दो जगह बढ़ गई है। हाँ। तो रेट में उछाल आना ज़रूरी है, और इसका बहुत ही ज़्यादा दुष्प्रभाव पोल्ट्री के किसान पर पड़ा है। आज हमारी जो कीमतें हैं उत्पाद की, पोल्ट्री प्रोड्यूस की जो कीमतें हैं, वह बेकदर बढ़ गई हैं। उस हिसाब से हम लोगों को प्राइस नहीं मिल पाता आगे, जिससे पोल्ट्री किसान बहुत भारी नुकसान में है। राहुल जी, क्या आपको लगता है कि एथनॉल इंडस्ट्री एक अच्छी खासी डिमांड निकल कर के आई है मक्का किसानों के लिए, तो ये बेनिफिशियल है ही। अब यहाँ पर क्या है कि मक्का किसान और पोल्ट्री किसान अब ये दोनों वर्सेस में हो गए हैं, तो इसको किस नज़र से देखा जाए? अब मक्का को जो ग्रो कर रहा है उसको तो अच्छे दाम चाहिए, और अच्छे दाम मिल रहे हैं। 1200 रुपये वाली कमोडिटी जो है 1200-1500 रुपये मैक्सिमम पर ये बिका करती थी, और मक्का को शायद ही कोई पूछता था हिंदुस्तान के अंदर में। लेकिन अब उसकी डिमांड बढ़ने लगी है। अब डिमांड बढ़ रही है तो प्राइजेस 2400, 2500, 2600 रुपये तक पहुंच गए हैं। इसको किस नज़र से देखते हैं? सबसे पहले नमस्कार दूरदर्शन के यूजर्स के लिए, और धन्यवाद देना चाहूँगा आपको कि इस मंच पे मुझे बुलाया। देखिए, कई सालों के बाद में मक्का में इस तरह की तेज़ी हमें देखने को मिली है, और हमें खुश होना चाहिए कि किसानों को इस टाइप के भाव मिले हैं। आपको जैसा कि जानकारी है कि 10 साल पहले यही मक्का 850 से 900 रुपये प्रति क्विंटल बिकी थी जी, और अब वही मक्का जो है 2400 से 2600 रुपये प्रति क्विंटल बिक रही है। ये एक किसान के लिए अच्छी बात है।
और जहाँ रेट्स बढ़ते हैं तो वहाँ दूसरा जो उद्योग है, कमर्शियल उद्योग है, उसको हिंड्रेंसेस तो आते ही हैं। तो इथेनॉल में जो मक्का का जो इस्तेमाल बढ़ा है, उस वजह से ओवरऑल बहुत अच्छी एक डिमांड मक्का की निकली है। और जो इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री के हिसाब से करीब 50 लाख टन मक्का जो है इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक हमें और ज़रूरत पड़ेगी उत्पादन के बावजूद। कितने लाख? 50 लाख टन जो है वो शॉर्टेज में है। अगर इसी तरह से इसी अनुपात में 2025 की हम बात हाँ इसके एंड में, अच्छा, और अगर इसी तरह से इथेनॉल की हमारी डिमांड निकलती रही तो आने वाले दिनों में इंडिया में जो है मक्का की खेती को प्रोत्साहन मिलेगा। और साथ ही इंपोर्ट जो गवर्नमेंट ने अभी TRQ के तहत कुछ मक्का इंपोर्ट करने के लिए बोला है पोल्ट्री उद्योग को, वो भी क्वांटिटी बढ़ सकती है। तो ओवरऑल किसान के तरफ से अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बात है कि कई सालों के बाद ऐसी कीमतें उन्हें प्राप्त हुई हैं। और राहुल जी, पोल्ट्री उद्योग को जैसा कि अभी राहुल जी ने ही बताया कि भाई सरकार ने कुछ रिलैक्सेशंस दिए हैं, आप इंपोर्ट कर सकते हैं, उसको किस तरीके से आप देखते हो? क्या उससे बर्डन कम होगा क्या? देखिए अभी उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनसे मुश्किलें पैदा होती हैं। हाँ। जैसे GM मक्का हम लोग इंपोर्ट नहीं कर सकते, नॉन GM मक्का हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसकी कीमतें ड्यूटी लगने के बाद बहुत ज़्यादा फ़ायदा पोल्ट्री के किसान को या पोल्ट्री के व्यवसाय में नहीं दे पाती। ओके। तो अगर हम लोग ने सरकार को बहुत बार दरखास्त डाली है, अभी भी बातचीत चल रही है, लगातार सरकार के साथ मीटिंग्स चल रही हैं, पोल्ट्री फेडरेशन रिप्रेजेंट कर रहा है कि मक्का को OGL लाइसेंस के अंडर एंड यूज़र को आप इंपोर्ट करने का परमिशन दे दीजिए। उससे सरकार को आश्वासन ये मिलता है कि केवल एंड यूज़र ही मक्का को इंपोर्ट करता है और जो यूज़र उसको इंपोर्ट करेगा उसी व्यवसाय में उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो बाकी किसी दूसरे व्यापार में, बाकी किसी दूसरे व्यवसाय में उसका किसी तरह कोई प्रभाव नहीं आएगा, खास तौर पे दुष्प्रभाव। तो अगर सरकार की तरफ से हम लोगों को यह अनुमति मिल जाती है कि OGL के अंडर आप ड्यूटी फ्री मक्का इंपोर्ट कर लीजिए, तो उससे बहुत सहायता हम लोग को मिल सकती है। डॉक्टर शंकर, जैसा कि अभी राहुल खत्री जी बता रहे हैं कि GM मक्का जो है उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन GM मक्का एथनॉल इंडस्ट्री में तो कंज्यूम हो ही सकता है, क्योंकि वो तो तेल में जाएगा, वो तो फ्यूल के अंदर में जाएगा। तो वहाँ क्या रिस्ट्रिक्शन है क्या कोई? देखिए, जो मक्का है, जो GM मक्का होती है, वो हमारे देश में भी टेस्ट हो चुकी है और टेस्टिंग लेवल पूरी पार कर चुकी है, ठीक है। तो उस मक्का से जब इथेनॉल बनाते हैं तो तब तक कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे जो रबड़ी बनती है जिसको DDGS कहते हैं, वो भी 25-30% के आसपास निकलेगी। 100 किलो मक्का ले रहे तो आपको 25-30 किलो वो भी मिलेगी, ठीक है। और वो जो रबड़ी है, वो रबड़ी आपकी फीड इंडस्ट्री में जाएगी, चाहे पोल्ट्री फीड इंडस्ट्री जाए, चाहे एनिमल फीड इंडस्ट्री में जाएगी। तो वो आपकी फूड चेन में आ रही है वापस। तो अगर आपको यूज़ करना है, देखो अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा मक्का से इथेनॉल बनाने वाला देश है, जहाँ 150 मिलियन टन मक्का के आसपास प्रति वर्ष वो इथेनॉल बनाता है। और जो उसका DDGS है उसको पशु आहार और या मुर्गी आहार में काम लेता है, ऐसे वो कर रहे हैं। तो देखो वो चीज़ के मॉडल पे विचार किया जा सकता है, लेकिन जो GM मक्का है, अगर आप इंपोर्ट करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से आपको इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप GM मक्का की परमिशन भारत सरकार में दीजिए और यहाँ के किसानों से पैदा करवाइए। जितनी अभी प्रेजेंट लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है उसको हम किसानों के पास ले जाएं और किसानों को वेल बिफोर सीजन, जैसे 3 महीने पहले ही हम एक बनाएं, तो उससे क्या होगा कि एक अवेयरनेस कैंपेन हो, वहाँ उसके पास एक किट पहुँचे, वो किट एकदम किसान को बताएं कि हाँ ऐसे आपको मक्का लगानी है, नहीं लगानी है। और इंडस्ट्री वाले लोग, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज, इंडस्ट्री वाले लोग भी वहाँ आए, जैसे मैं पोल्ट्री इंडस्ट्री से भी निवेदन करूंगा कि ये लोग भी आए, बाकी इंडस्ट्री वाले लोग भी आए कि हाँ पैदा करो, हम खरीदेंगे आपकी मक्का। बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर इंपोर्ट डेफिशिएंसी या इंपोर्ट के ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको किस तरीके से हम कम कर सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि मक्का इंडस्ट्री के अंदर में किन लेवल्स के ऊपर पे अब आपको निवेश करना चाहिए या कहां पर आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाई देती हैं, क्या भाव हो सकते हैं। कहीं मत जाइए, एक छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। Money saved is money earned. I'm now happy that I could save money every month because of my PNG stove, as it cuts down on 20 to 25% of fuel usage. My PNG stove is also 100% safe with the ISI mark. Moreover, PNG as a fuel burns completely, making it a more environment-friendly fuel. So, use PNG and save money like me.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। हमारी पॉलिसी हमारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। तीनों पैनलिस्ट हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। मक्का पर चर्चा जारी है। मक्का में कितनी तेजी यहां पर दिखाई दे सकती है और क्या ये जो लेवल्स इस समय पर 2400 रुपए के आसपास के दिखाई दे रहे हैं, यहां पर निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? खत्री साहब, जो पोल्ट्री इंडस्ट्री है, क्या वो भारतीय किसान जो उगा रहा है मक्का, उसको खरीदने के लिए तैयार है? क्या आप लोग प्रीमियम देने के लिए उनको तैयार हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने आपको सजेस्ट किया? मनचंदा जी देखिए, एक छोटा सा करेक्शन मैं करना चाहूँगा जी। आज से 2 महीने पहले मक्का की कीमत 28-29 रुपये थी। ठीक है। अभी नया हार्वेस्ट आया है तो 24 रुपये तक आया है। ठीक है। लेकिन प्रीमियम पोल्ट्री इंडस्ट्री पहले से दे रही है। ओके, ठीक है। पोल्ट्री व्यवसाय में, फीड मिल में मक्का के अलावा कोई दूसरा ये प्रीमियम है नहीं। खत्री साहब, क्या ये प्रीमियम था या ये मार्केट डायनामिक्स थे जिसकी वजह से ये तेजी आई? और कोई इंडस्ट्री ने तो उसका कोई प्राइस लेवल तय नहीं किया हुआ ना, ये तो मार्केट के जो सिनेरियोज थे उसके मुताबिक आपने 2800 रुपए दिया। बिल्कुल। वो चाहे एथेनॉल इंडस्ट्री, क्योंकि उसकी हैवी डिमांड इस समय पर हमने देखी। हाँ जी। और जो एथेनॉल इंडस्ट्रीज हैं उन्होंने काफी हैवी क्वांटिटी स्टॉक की है, क्योंकि एक अच्छा जो आगे डिमांड है एथेनॉल की वो उनको दिखाई दे रही है। 10% तक का ब्लेंडिंग अगर आप ऑयल्स के अंदर कर रहे हैं तो इससे बढ़िया और क्या होगा? बिल्कुल, ये केवल प्योरली मार्केट डायनामिक्स है जिसकी वजह से हम लोगों को इतने अच्छे दाम हमारे मक्का के किसान को मिले हैं जी। लेकिन वही घूम फिर कर बात वहीं आ जाती है, मक्का का किसान या पोल्ट्री का किसान। तो हमें ऐसा एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा जिसमें पोल्ट्री में भी किसान को फायदा रहे और मक्का में भी किसान को फायदा रहे। डॉक्टर साहब जैसे बता रहे थे, अभी चर्चा में पहले भी चर्चा हुई, पोल्ट्री फेडरेशन ने पिछले साल एक मुहिम चलाई थी जिसमें हरियाणा में बहुत सारे किसानों को अलग अलग क्षेत्रों में, करनाल, जींद, सफीदों, पानीपत, सोनीपत, 5-5, 6-6 एकड़ में 3-4 अलग अलग कंपनियों के बीज लेकर सोइंग कराई, उगाई करवाई मक्का की, और उनको एश्योरेंस दिया कि अगर आप अच्छी क्वालिटी की मक्का उगाएंगे तो हम लोग आपसे अच्छे दामों पर खरीद लेंगे। तो इस तरह से प्रोत्साहन अगर मिलेगा किसान को तो सोइंग बढ़ेगी। सोइंग बढ़ेगी तो इथेनॉल इंडस्ट्री को भी फायदा होगा, पोल्ट्री व्यवसाय को भी फायदा होगा। तो अगर हम लोग सब एकजुट होकर सब लोग कोशिश करेंगे तो मक्का की सोइंग बढ़ा लेंगे और उसका अल्टीमेटली फायदा मक्का के किसान को, पोल्ट्री के किसान को और इथेनॉल इंडस्ट्री तीनों को होगा। सबके लिए विन विन सिचुएशन हो जाएगा वो। अभी ब्रेक से पहले चौहान जी ने यूक्रेन का जिक्र किया कि आपकी पोल्ट्री इंडस्ट्री जो है वो यूक्रेन से इंपोर्ट करती है। क्या ये भी माने कि जो यूक्रेन के अंदर इस समय पर टेंशन्स चल रही हैं उसका भी इम्पैक्ट है? देखिए वहाँ से अभी इंपोर्ट कैसे देख रहे हैं आप? यूक्रेन हो गया और 2-3 कंट्रीज और हो गई जहाँ से हम लोग मक्का इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर नॉन GM क्रॉप ग्रो किया जाता है। ठीक है। लेकिन वो कंट्रीज का प्रोडक्शन ऑलरेडी ही इतना लिमिटेड है कि कॉम्पिटिटिवनेस के कारण हम लोग प्राइस कम्पीट नहीं कर पाते। ओके। और उसके बाद मक्का इंपोर्ट करने में ड्यूटीज लग जाती हैं। तो बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आ जाते हैं जिनके कारण हम लोग इंपोर्ट की हुई मक्का को इंडियन मक्का के साथ
प्राइस कॉम्पिटिटिवनेस से यूज़ नहीं कर सकते, और कहीं ना कहीं उनका दाम जब हम लोग को लैंड करता है तो ऊपर ही पड़ता है। और डॉक्टर साहब, अभी खत्री साहब ने अच्छी क्वालिटी के बीज का जिक्र किया। जी। तो अच्छी क्वालिटी के बीज को क्या मायने माने जाए? मक्का तो मक्का है। नहीं, अच्छी क्वालिटी बिल्कुल सही है। अच्छी क्वालिटी वो है जिसकी उत्पादन क्षमता सबसे अच्छी हो। ठीक है, और उस पर्टिकुलर ज्योग्राफी में आज की डेट में जो एकल साइकिल मक्का करके आती है, सिंगल क्रॉस हाइब्रिड मेज, वो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला युक्त मक्का होता है। और मक्का के बारे में आजकल ये हो गया है अपने देश में पिछले 4 साल में, हर दिन बुआई, हर दिन कटाई, हर दिन किसान बो सकता है, काट सकता है। ये सीजन न्यूट्रल क्रॉप है। ठीक है। आप देखिए, 12मासी हो गई। 12मासी हो गई सर। अच्छा। अगर आप, मैं एक आसाम का छोटा सा जिक्र करता हूँ। आसाम के अंदर पहले 50,000 हेक्टेयर एरिया था, आज के 2 साल पहले आज 1 लाख हेक्टेयर हो गया। ठीक है। किस वजह से हुआ है? मेनली उनको मार्केट मिलने की वजह से। और मैं ये मानता हूँ कि इस बार जो मक्का का प्रोडक्शन, जैसे खरीफ सीजन में हमने 2 मिलियन टन के आसपास, 20 लाख टन के आसपास सरप्लस कर लिया, और रबी सीजन में इतना अच्छा रेस्पॉन्स है क्योंकि हम लोग एक भारत सरकार का प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहे हैं। भारत सरकार ने इसके लिए अलग से प्रोजेक्ट दिया है कि जितनी इथेनॉल इंडस्ट्री जहाँ एस्टेब्लिश हुई है उसके कैचमेंट एरिया में मक्का की 2 सीजन में अवेलेबिलिटी, 2 सीजन एटलीस्ट, वहाँ की अवेलेबिलिटी बढ़ाने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए अवेयरनेस, ट्रेनिंग, डेमोस्ट्रेशन, कैसे उगानी मक्का, उस तरह से पूरा एक होलिस्टिक प्रोग्राम दिया है। क्या स्टार्च भी, क्योंकि मक्का स्टार्च कंपनीज भी यूज कर रही हैं? बिल्कुल। तो क्या स्टार्च कंपनीज की किस तरीके से आप सही कह रहे हैं, इन सब की जो ग्रोथ रेट है, स्टार्च की और पोल्ट्री की 7-8% के आसपास ग्रोथ रेट है एवरी ईयर। अच्छा। एवरी ईयर की। और स्टार्च कैन इवन हायर, जो और भी ज्यादा जा सकता है। मेन चीज इसमें यही आ रही है कि अगर कोई इंडस्ट्री आना चाहती है, जैसे आप कह रहे हैं क्या बिजनेस मॉडल हो सकता है, इंडस्ट्री सीड प्रोडक्शन में आए, बीज उत्पादन में आप आइए, गवर्नमेंट सेक्टर के जितने इंस्टीट्यूशन या प्राइवेट से है उनके साथ MOU करिए। सीड प्रोडक्शन हमारा एक थोड़ा सा वीक लिंक थोड़े दिनों में बन जाएगा, क्योंकि बिना बीज के अगर आप अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो आप नहीं ले पाएंगे। चौहान साहब, डॉक्टर साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज कही, जो DDGS है। अब DDGS का इम्पैक्ट कहाँ आ रहा है? वो आ रहा है सोयाबीन पर। अब सोयाबीन की जो इंडस्ट्री है और जो सोयाबीन के जो फार्मर्स हैं, अब वो यहाँ पर शेकिंग फॉर्म में आ गए कि अब वो क्या करें, क्योंकि DDGS एक ऑप्शन यहाँ पर हो गया। और अच्छा, उसका जो मैक्सिमम जो सोयाबीन की जो यूटिलाइजेशन थी वो DOC के अंदर थी, अब उसको DDGS रिप्लेस करने लगा, तो अब उनका क्या? देखिए, DDGS अभी जो है पोल्ट्री उद्योग को जो जिस रेट पे मिल रहा है, करीब 15 से 20 रुपए पर केजी पे मिलता है, और जो सोया मिल है वो 35 से 40 रुपए पर केजी का मिलता है। तो इतना वास्ट गैप है इन दोनों के बीच में कि DDGS की तरफ जो है रुझान पोल्ट्री इंडस्ट्री का बहुत बढ़ गया है। ठीक है। उनकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी और प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया है। और दूसरी बात, इसका जो असर पड़ा है वो सोयाबीन के किसानों पर पड़ा है, क्योंकि ये सोयाबीन का जो प्लांट्स जो सोयाबीन खरीदते हैं उनको प्राइस नहीं मिल रहा। हाँ, जो प्लांट्स जो खरीद करते हैं सोयाबीन की, वो सोया तेल निकाल के भी नीचे उनके बहुत वो है, वो अपना सोया तेल निकालते हैं और सोया तेल के साथ में DOC निकालते हैं या सोया मिल निकालते हैं। वो एक्सपोर्ट भी होता है और वो सेम पोल्ट्री उद्योग में भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे इंटरनेशनल लेवल पे आप जानते हैं कि सोया तेल का तो हम इम्पोर्ट करते हैं, तो जो बनता है वो बिक जाता है, खप जाता है। लेकिन जो सोया मिल है वो एक्सपोर्ट होने के साथ साथ हमारी घरेलू जो खपत है वो भी मतलब इससे डिस्टर्ब हो गई है DDGS से, जिसकी वजह से प्लांटों ने किसानों से खरीदारी करनी बंद कर दी, और उनके जो रेट्स करीब 8,000 रुपये तक पहुंचे थे, 9,000 तक पहुंचे थे, वो अब 3,500 से 4,000 बिक रहे हैं। इससे पूरा एडिबल ऑयल, मैं आप कहूँ कि बुके जो है वो प्रेशर के अंदर है। और साथ में सोयाबीन की हमने बात की, अब सरसों आने वाली है, सरसों खली की डिमांड भी कम है, और आप देखेंगे रेट्स नहीं मिले किसानों को, तो लास्ट ईयर के मुकाबले इस बार सरसों का एरिया भी हमारा घटा है। तो ओवरऑल जो गवर्नमेंट का एक सपना था नेशनल ऑयल मिशन का, वो इससे प्रभावित होता दिखाई दे रहा है। तो एक बहुत ही सोच समझ के एक बैलेंस पॉलिसी बनानी होगी सरकार को, ताकि जो किसान है हमारा, किसान भाई जो हैं, उनको उनकी जो क्षमता है वो बढ़ सके और वो उनको अधिक से अधिक दाम मिले। आप ये देखिए, इस टाइम पर गेहूं, मक्का और एक आधी और क्रॉप्स होगी जिसकी कीमतें उसको अच्छी मिल रही हैं। वक्त हो गया यहाँ पर एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा जारी है, रैपिड फायर करेंगे, जानेंगे कि मक्का में क्या दाम देखने को मिल सकते हैं।
आपकी रसोई का दिल एलपीजी गैस स्टोव है। मेरा ISI और BIS प्रमाणित LPG स्टोव मेरे पसंदीदा भोजन को पकाने के लिए आवश्यक हीट का सोर्स है। मैं सुरक्षित रूप से और खुशी से खाना पकाने का आनंद ले सकती हूँ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब अपनी भाषा में मिलती है जानकारी। माझी पॉलिसी माझ्या हाती। बढ़ता है विश्वास जब पहुंचती है आपकी फसल बीमा पॉलिसी आप तक। मारी पॉलिसी मारे हाथ। बढ़ता है विश्वास जब पॉलिसी की एक एक बात समझाते हैं द्वार पर आकर। जन पॉलिसी जन कैयल। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी और जानकारी लेने जरूर आएं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। Keeping our earth green forever is in our hands only. That's why I prefer CBG for my car. CBG is compressed biogas made from waste materials. It is a highly efficient renewable resource that has reduced carbon emission rates. Less carbon emission means lesser harmful impact on the planet. Use CBG. It is cleaner, greener and safer. ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। चर्चा जारी है। अभी रैपिड फायर हम लेंगे, एक सवाल करूंगा मैं, फटाफट आप जवाब दीजिएगा। चौहान साहब, क्या आपको लगता है 3200 रुपए का स्तर जो है वो 2025 के अंदर आ जाएगा? नहीं सर, रेंज बाउंड अभी प्राइसेस काफ़ी हाई हैं और 3200 तो नहीं, करीब 28 से 30 के बीच में आने की उम्मीद है, अगर हमारा प्रोडक्शन नहीं बढ़ा और डिमांड इथेनॉल में और बढ़ी तो। खत्री साहब, क्या आपको नहीं लगता कि चावल से भी एथेनॉल बनता है और उसका भी एथेनॉल यूज किया जा सकता है और इधर मेज का भी, तो दोनों में से बेस्ट कौन सा? सर देखिए, अगर हम चावल को इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम लोग पैडी की सोइंग को प्रमोट कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं सरकार नहीं चाहती। तो वो एक विपरीतात्मक संदेश हो जाएगा कि एक तरफ हम चावल को बोल रहे हैं नहीं प्रमोट करते और दूसरी तरफ हम पैडी से इथेनॉल कर रहे हैं। तो चावल में भी स्टार्च है और चावल में एथेनॉल भी है। अच्छा बनता है, मैं तो और कह रहा हूँ इसमें अच्छा और बनता है। हाँ, टुकड़े चावल के टुकड़े से बनता है। हाँ। लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जा सकता। पानी ज्यादा लगेगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा आएगा। सिर्फ पानी एक उसके अंदर में समस्या है, एनवायरमेंट शायद समस्या नहीं होगी। एनवायरमेंट भी पूरा समस्या है। उसमें अच्छा। आप जब पॉन्डिंग करते हो तो मीथेन का इमिशन ज्यादा होता है, जो एक ग्रीन हाउस गैस है। ओके, ठीक है। तो कहीं न कहीं हम लोग कार्बन फुटप्रिंट के चक्कर में, और बहुत कार्बन फुटप्रिंट मक्का से लगभग 1.5 गुना या डबल है। ये दिक्कत है वातावरण में। डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है, क्या आपको लगता है कि आने वाले समय के अंदर में जो अभी हम इंपोर्ट की तरफ मक्का को देख रहे हैं, ये एक्सपोर्ट करने लगेगा? देखिए, अगर जो सरकारी नीति है उस पर पूरा डिपेंड करेगा। जैसे अब 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट है, ठीक है ना, और अगले 2 सालों में, ठीक है ना, उसके लिए लगभग आप जो बता ही रखे 14 मिलियन टन हमें मक्का और चाहिए। तो उसके अलावा 2 मिलियन टन इनकी भी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, तो 16 मिलियन टन हमें मक्का बढ़ानी है, ठीक है ना। तो इंपोर्ट हम लोग सब्स्टिट्यूट जब भी कर पाएंगे कि जब हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन के ऊपर पूरा एकदम सारे हितधारक जितने भी हैं, चाहे इंडस्ट्री हो गया, एकेडेमिया हो गया, मैं जरा बताया आपको, वो अगर साथ में आते हैं तो मैं मानता हूँ, जैसे मैंने आपको आसाम का एग्जांपल दिया, हमने 12 जिलों के अंदर मक्का के डेमोन्स्ट्रेशन किए। क्या अभी देश के अंदर में GM मक्का लगने की इजाजत मिलनी चाहिए या नहीं? देखिए, मिलनी चाहिए, मैं तो इसके सपोर्ट में हूँ इसको, लेकिन अच्छे से टेस्ट करके इन्वायरमेंटली आप जितने बिल्कुल, हाँ देखिए मिलनी चाहिए। जब मैं आप अगर GM इंपोर्ट करने के ऊपर बात कर सकते तो उससे पहले मैं पहला कदम ये कहूँगा कि इसको उत्पादन करने की इजाज़त मिले। सर, एक हम लोग पूरी चर्चा में भूल गए हैं, मक्का का इस्तेमाल केवल एज अ ग्रेन नहीं, हरा चारा भी किया जाता है जी। और अभी अगर हम लोग को ग्रेन का प्राइस इतना बेहतरीन मिलेगा तो कहीं ना कहीं हमारा किसान हरे चारे वाली मक्का को छोड़ के ग्रेन वाला मक्का उगाने लगेगा। दोनों क्रॉप्स बिल्कुल ही अलग हैं। तो उससे
हम लोगों का जो लाइव स्टॉक है, जो हमारा दूध का उत्पाद है, उस इंडस्ट्री पर भी कैस्केडिंग इफेक्ट अगर अभी नहीं आया है तो आने वाले 6 महीने, 1 साल, 2 साल में निश्चित तौर पर आएगा। तो हम लोगों को मक्का की बुआई, मक्का की उपज, इन दोनों चीज़ों पर साइमल्टेनियसली काम करना पड़ेगा, नहीं तो फ्यूचर काफ़ी अंधकार में दिखाई देता है। आप कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, जितने भी संसार में जितने भी विकसित देश हैं, अमेरिका है, कनाडा है, सभी के सभी जो है अपना जो एग्रीकल्चर उनका बैकबोन है। जैसे इंडिया में हम बोलते हैं कृषि प्रधान देश है, तो उसका बैकबोन है। और सभी की कंट्रीज़ में ये सारी कंट्रीज़ गेहूँ, मक्का, सोयाबीन क्या क्या निर्यात नहीं करती और अपनी इकोनॉमी में वो इसको ऐड हो जाता है। लेकिन इंडिया के पास अभी ऐसा कुछ नहीं है। एक बार हमारी ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, उसके बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अगर भारत को विकसित देश बनना है तो हमें जीएम सीड हो गए या फिर जो IRI के थ्रू कुछ हाई वैरायटी के प्रोडक्टिविटी मिले, तो इसका एक सॉल्यूशन हो रहा है, उसमें है जीनोम एडिटिंग। जीनोम एडिटिंग उसमें SDN1, SDN2 ने गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, ठीक है ना। तो वो जीनोम एडिटिंग GM क्रॉप से डिफरेंट है, उसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं। और उसमें जो जितने भी पोल्ट्री को और इथेनॉल को चाहिए वो करेक्टर हम इम्प्रूव कर रहे हैं मक्का में। तो होप कि हमारे 1-2 साल में वो प्रोडक्ट भी आएंगे, तो वो भी एक सॉल्यूशन है जिसके तौर पे हम माना जा सकता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का। डॉक्टर शंकर, आपने ये तमाम जानकारियां शेयर की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया खत्री साहब, चौहान साहब, आप भी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरीके से हमारे पैनलिस्ट ने यह बताया कि भविष्य तो मक्का का साफ तौर के ऊपर पे दिखाई दे रहा है और प्राइजेस के अंदर भी एक अच्छा खासा बूस्ट है, और हो सकता है कि 150 से 200 रुपए तक की जो तेजी है वो आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर में आपको दिखाई दे, और 2800 रुपए तक के भी स्तर जो है साल अंत तक आपको दिखाई दे सकते हैं। जो एथनॉल इंडस्ट्री से डिमांड निकल करके आ रही है, जो डेफिशिएंसी वहां पर इस समय पर प्रोजेक्ट की जा रही है, वो तकरीबन 140 लाख मीट्रिक टन की है, और ये एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है, और जिसकी वजह से मक्का का जो भविष्य है आने वाले 1-2 साल के अंदर तो बहुत ही सुनहरा दिखाई देता है। और लगातार सरकार भी प्रयास में है कि देश के अंदर में मक्का का जो उत्पादन है वो बढ़े। और अब वक्त हो गया है ये जानने का कि पिछले हफ्ते जो हमने आपसे सवाल किया था उसका सही जवाब देने के विजेता कौन है और सही जवाब दरअसल क्या है। और सवाल हमारा आपकी स्क्रीन पर जो हमने पिछले हफ्ते आपसे पूछा था, हमने आपसे पूछा था भारत में सबसे उपयोगी दाल कौन सी है, और ऑप्शंस थी मूंग दाल, उड़द की दाल, मसूर की दाल और अरहर की दाल। तो सही जवाब है अरहर की दाल। और जो विजेता हैं सही जवाब देने वाले, उनके नाम आपकी टीवी स्क्रीन पर। और अब वक्त हो गया है आज के सवाल का, और आज का जो सवाल है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज का सवाल है, मक्का उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारतीय मक्का अनुसंधान संस्थान ने पिछले खरीफ सीजन के दौरान कितने राज्यों में प्रदर्शन आयोजित किए थे। ऑप्शंस हैं ए 15 राज्यों में, ऑप्शन बी 20 राज्यों में, ऑप्शन सी 25 राज्यों में और ऑप्शन डी 30 राज्यों में। और तुरंत आप अपना मोबाइल उठाइए, लैपटॉप खोलिए, सिस्टम ऑन कीजिए और हमें मेल कर दीजिए अपना कमोडिटी एक्सपर्ट @gmail.com पर। लेकिन याद रखिए, आपको अपना जवाब जो है वो शुक्रवार रात 9 बजे से शनिवार रात 9 बजे के बीच, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको हमें भेज देने हैं। हमें दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी आपसे अपना कमोडिटी एक्सपर्ट में जल्द।
किसान, बदलते भारत की शान। Are you tired of filling fuel for your vehicle often? Switching to fuel-efficient driving is the only way out. Save fuel cost by predicting the traffic ahead of you so you can slow down by coasting. Maintain driving speed below 55 kilometers per hour. Use the right gear and clutch. Use air conditioning sparingly. Avoid idling your vehicle at red light. Drive smarter and fuel your savings. डीडी किसान, बदलते भारत की शान।